गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है वायु। आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वायु क्या है। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब चारों ओर जो है हमारी पृथ्वी के वो वायुमंडल है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है, तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है वो क्या है। तो देखिए जिस वायु का यूज़ हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसेस का मिश्रण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बना है। जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन गैस जो कि 0.093%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसेस को मिलाकर 0.04% बन जाता है। तो टोटल हो गया कितना, 100%, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, और जब भी हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है थोड़ी थोड़ी करके। तो परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ह्यूमन बींग्स को नहीं होती ज़रूरत, ठीक है। तो इसलिए उसे बाहर निकालना पड़ता है गैस को, लेकिन पौधों को जो है अत्यधिक नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। और इसीलिए आपने कभी देखा होगा फसलों में नाइट्रोजन की जो है खाद गिरी जाती है पौधों में, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली जो सेकंड गैस है वो है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हमें जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पौधे लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पौधों को काटना नहीं चाहिए बल्कि अधिक से अधिक लगाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है, और हरे पादप जो हैं, हरे पौधे, वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें रिटर्न में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशु जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी मात्रा पादपों द्वारा यूज़ की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ऑर्गन जो है वो एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, वो एक रासायनिक तत्व है और ये एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय होता है जो क्रिया नहीं करती है, मतलब जो रिएक्ट नहीं करती है। एक ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। और कुछ अन्य गैसेस भी हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन आदि। और वायुमंडल की जो संरचना है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में डिवाइड है जो कि पृथ्वी की सतह से शुरू होती है, जैसे कि मैंने आपको 6th क्लास की ईवीएस की बुक में भी पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ करके मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्षोभमंडल क्या होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे इम्पॉर्टेंट परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल जो है हमारे पृथ्वी के जिस 13 किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है ऊंचाई तक, तो हम इसी मंडल में मौजूद हैं, वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा पड़ना, कोहरा और जो भी ओलावर्षण होता है, ओलों की वर्षा पड़ती है, वो इसी परत के अंदर होती है क्षोभमंडल में। क्यों, क्योंकि ये जो है 13 किलोमीटर ऊंचाई तक के एरिए में फैली होती है। उसके बाद है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो हिस्सा है वो समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। आपने कभी हवाई जहाज़ को
उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो वो जो है वो समताप मंडल यानी कि हमारे क्षोभ मंडल से ऊपर वाला जो मंडल है, सेकंड स्टेज है उसकी, तो उस एरिया में जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत, ये वही परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। तो देखिए मध्यमंडल जो है हमारी थर्ड स्टेज है, यहाँ पृथ्वी से थर्ड स्टेज है मध्यमंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ठीक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक ऊंचा है और मध्यमंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं, जल जाते हैं मतलब जलने लगते हैं, आग उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो बाहरी मंडल है लास्ट, हाँ, बाहरी वायुमंडल, ठीक है। तो देखिए बाहरी वायुमंडल जो है उसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर अधिक तीव्रता से बढ़ता जाता है और उसे आयन मंडल जो है वो इसी परत का हिस्सा है। इसे ही आयन मंडल भी कहते हैं और बाहरी वायुमंडल भी कहते हैं। तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया है और रेडियो संचार के लिए इस परत का यूज़ किया जाता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इस परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, यानी रिफ्लेक्ट होती हैं। जो रेडियो तरंगे हैं वो यहीं पर जो रडार वगैरह है वो इसी जगह पर लगाए जाते हैं, ठीक है। बहिर्मंडल देखिए, देखिए बहिर्मंडल है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं और ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसेस यहाँ पर मिलेंगी आपको, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो कि अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इसीलिए जो है अगर कोई अंतरिक्ष में चला जाता है वो तैरने लगता है और वो, क्योंकि वहाँ तक जो है इंडिया का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है और वहाँ पर जाकर अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जैसे रॉकेट वगैरह चलते हैं, अगर वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहीं पर तैरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मौसम और जलवायु। मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन चेंज होता रहता है। जलवायु दीर्घ काल में किसी भी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर क्या है, तो वायु में मौजूद जो भी टेम्परेचर और शीतलता के परिमाण को टेम्परेचर कहते हैं और वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया में 4 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। कभी वर्षा ऋतु होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो इस तरह से मौसम चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। आत्मन क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली यह वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आत्मन कहलाती है, वह आत्मन कहलाती है। आत्मन जो है वो सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और इसलिए जो ध्रुव हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, पोल्स पर नहीं पड़ती है, तो इसलिए पोल्स पर बर्फ़ जमी होती है और इसी कारण से नगर के जो भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन होते हैं वो गर्म वायु को रोक लेते हैं और जिससे कि नगरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन आपने देखे होंगे, जैसे बिल्डिंग्स बनी होती हैं। बॉम्बे में बिल्डिंग्स हैं, चंडीगढ़ में बिल्डिंग्स बनी हैं
और भी बहुत शहरी इलाके होते हैं जहाँ पर बिल्डिंग बनी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, नगरों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। गांवों की अपेक्षा नगरों का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा रहते हैं। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी हुई जो सड़कें हैं, एवं धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म होते रहते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और रात के समय ये जो ऊष्मा है वो मुक्त हो जाती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है, वायु दाब कहलाता है। और वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और यही वजह है कि हम पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायु है, वायुमंडल जो है वो हमारे ऊपर तीनों तरफ से फोर्स लगाता है, और चौथा फोर्स है पृथ्वी की तरफ से। तो जो चारों तरफ से फोर्स हो गया वो हमें पृथ्वी की तरफ जोड़े रखता है, बना। लेकिन अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। और यही वजह है कि हम जो है पृथ्वी से मतलब कि पृथ्वी पर टिके रहते हैं, यही वजह है। तो देखिए, उसके बाद है वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाले वायु पर दाब जो है वो तेज़ी से गिरने लगता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडल जो है कम होता जाएगा, और वायु जो प्रेशर कम करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ तक वायु कम हो गई है, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर भी कम होगा, और वायु का प्रेशर कम होगा तो हम अपने आप को कंट्रोल भी करने में थोड़ा मुश्किल होगी, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर ठंडी हवा चलती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड महसूस होती है वहाँ पर। समुद्र स्तर पर वायु दाब का जो क्षैतिज विवरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलती है, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, गमन करती है। पवन देखिए तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। जो उच्च दाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब जाती है वायु, तो उसे हम पवन कहते हैं। और पवन के प्रकार ये हैं, जैसे स्थानीय पवनी, मौसमी पवनी और स्थानीय। एक तो है स्थायी पवनी जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनी हैं। ये वर्ष भर कंटिन्यू चलती रहती हैं, निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए इसे परमानेंट कहा गया है, स्थायी कहा गया है, ठीक है। और मौसमी पवनी क्या है? ये पवनी जो है विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपनी दिशा चेंज करती है। जैसे गर्मी में अलग दिशा में जा रही हैं, सर्दी में अलग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में जो मानसूनी पवनी है, भारत में मानसूनी पवन चलती है, तो उसे ही मौसमी पवनी कहा गया है। स्थानीय पवनी क्या होता है कि ये पवनी किसी भी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल स्थल और समुद्री स्मेर, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहा जाता है, ठीक है। तो आर्द्रता क्या है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र कहते हैं, ठीक है। जलवाष्प की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसे शुष्क कहते हैं, शुष्क एरिया, ठीक है। जो कि एक्चुअल में ये ठंड में चलने वाली हवा होती है। ठंड में जो हवा चलती है वो उसमें नमी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है।
और गर्मी में जो है जलवाष्प की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। गर्मी में तो नहीं, लेकिन वर्षा के टाइम पे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आदर वाला, मतलब आदर कहते हैं उसे, आर्द्र। तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और वह संग्रहित होकर जल की बूंदें बनाते हैं, और बादल जो है वो इन्हीं जल बूंदों को एक समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तो ये फिर वर्षण के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, वर्षा जो है कैसे होती है? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है उसे वर्षा कहते हैं। और ज़्यादातर जो भौम जल है, भूमि वाला जल, वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। और क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, एक तो संवहनीय वर्षा होती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया से होती है, जैसे गर्मी पड़ती है और जिसकी वजह से जलवाष्प होता है और वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर वो हवा में बादल बन जाता है, उसकी वजह से वर्षा होती है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। और एक होता है पर्वतीय वर्षा, जैसे पर्वतों से टकराकर, जैसे हवा जो है पर्वतों से टकराती है और उसकी वजह से जो है वर्षा होने लगती है। एक होती है चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात जब आते हैं उसके कारण वर्षा होती है, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो देखिए आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।